इस वीडियो में जो है ना सिगमंड फ्रॉइड के जो भी वर्क्स रहे हैं उसे हम काफ़ी डिटेल्ड में और फिर एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ेंगे। एंड एक आउटलाइन में आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने नोट्स बना करके रखे हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जो कि नोट्स से पढ़ना पसंद करता है देन आई विल रिकमेंड यू टू मेक नोट्स, और आप साथ में ही नोट्स बनाते चलो। एंड सारी डेफिनेशन वगैरह इसमें कवर की हुई है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस लेक्चर को जो है ना 3 कैटेगरी के लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट हैं, जो कि जिनको कि सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ना है, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। एक वन थिंग जो मैं बोलूँगा कि एक इतने सिस्टमेटिक वे में मैंने इसे कवर किया है कि मैंने मल्टीपल वीडियोस देखे यूट्यूब पर, कहीं पर भी जो है इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं बताई गई है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दैट यू विल वॉच। सेकेंड कैटेगरी के ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड के वर्क को, साइकोलॉजी को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये बहुत ही अच्छी लेक्चर होने वाली है। एंड थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि खुद किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और वो खुद का सॉल्यूशन जो है साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि ये जो है एक बहुत ही अच्छी लेक्चर रहने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं भी इस थर्ड कैटेगरी में ही था। जब आई वॉज गोइंग थ्रू मल्टीपल थिंग्स, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माई ओन थाट्स, एंड इफ़ यू आर समवन हु फॉल्स इन दिस थर्ड कैटेगरी देन आप समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो एंड अनदर थिंग दैट आई विल टेल यू इज़, आप साथ में चलो, साथ में नोट्स बनाते रहो। और इफ़ यू आर समवन हु फॉल्स इन दिस कैटेगरी, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो देन मैं बताता हूँ कि आपको जो है लेक्चर ख़त्म होने के बाद क्या करना है। और उसके बाद जो है एक सिगमंड फ्रॉइड का जो है रिलीजन के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने सोचा कि इस वीडियो में कवर करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि रिलीजन के ऊपर जो है ना एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो सिगमंड फ्रॉइड का रिलीजन के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रिलीजियस हो तो आप मे बी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक नहीं करोगे। दैट्स वाई आई थॉट कि सिगमंड फ्रॉइड के जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है उसे मैं अलग ही रखूँ। एंड हियर आर द थिंग्स कि हम किस ऑर्डर में इस लेक्चर को लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो भी कवर करेंगे, हमारा जो है इंट्रोडक्शन होगा सिगमंड फ्रॉइड से, कि आखिर सिगमंड फ्रॉइड हैं कौन और उनका क्या बैकग्राउंड है। एक छोटा सा आउटलाइन हम देख लेंगे। उसके बाद जो है हम जानेंगे कि उनका आखिर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड आफ्टर दैट वी विल कम अक्रॉस दिस चैप्टर विच इज़ नॉन एज साइको एनालिटिकल थेरेपी। जो उन्होंने थेरेपी मेथड डेवलप किए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग फ्रॉइड के थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट और ड्राइव के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे लिबिडो, इरोस, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम आएंगे सिगमंड फ्रॉइड के केस स्टडीज़ के बारे में। मेजरली जो है 3 मेजर केस स्टडीज़ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और आफ्टर दैट जो लास्ट सेगमेंट है, क्रिटिक्स ऑफ फ्रॉइड वर्क, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर सिगमंड फ्रॉइड के वर्क को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंसिडर क्यों किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इस सेगमेंट में बात करेंगे, और उनके वर्क में क्या क्या कमियां रही हैं जिनके कारण कि उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, और जो भी चीज़ें रही है वो हम लोग इस सेगमेंट में देखेंगे। So let's start our lecture from this first chapter which is Introduction to Sigmund Freud। और यहाँ पर अगर हम सिगमंड फ्रॉइड के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उनका जन्म जो है 6 मई 1856 फ्राइबर्ग में हुआ था। और जब वो 4 साल के थे तो वो वियना में शिफ्ट हुए। वियना उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा था, तो इस कारण से एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो और उनकी फैमिली जो है वियना शिफ्ट हुए, और वहीं पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया। और वहाँ पर जो है ना उनकी मुलाकात हुई जोसेफ ब्रॉयर से। और जोसेफ ब्रॉयर का जो है ना सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। जोसेफ ब्रॉयर जो है ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही फेमस फिजिशियन रहे हैं, और उन्होंने ही अगर हम बोले तो सिगमंड फ्रॉइड के मन में जो है साइकोलॉजी का जो इंटरेस्ट है उन्होंने ही जगाया। और उसके बाद देखें तो
सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। और 1938 में जब वियना पर नाजीज ने कैप्चर किया ना, तो सिगमंड फ्रॉइड अपने कुछ दोस्तों की मदद से जो है अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। और वहाँ पर जो है 1939 में जो है उनकी डेथ हो गई। और डेथ की अगर रीज़न की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, जिसके कारण कि उन्हें कैंसर हो गया था और उनकी 30 से भी ज़्यादा सर्जरीज हुई थी। और लास्ट में जो है जब कैंसर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अपने एक कलीग को ही बोला था कि मुझे जो है मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दो। और उन्होंने जो है इस तरीके से अपनी लाइफ की एंडिंग की। तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। और अब जो है हम इस वीडियो के आगे अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। नाउ इन द सेकेंड चैप्टर वी विल टॉक अबाउट व्हाट वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और इसमें जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे वो है द माइंड मॉडल के बारे में। तो उन्होंने जो है ना माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक द टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा स्ट्रक्चरल मॉडल। और टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड को भी जो है ना उन्होंने आगे 3 और कैटेगरीज में डिवाइड किए, जिसमें से कि पहला कैटेगरी है हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा कैटेगरी है हमारा ये प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा कैटेगरी हमारा आता है अनकॉन्शियस माइंड। और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये आखिर तीनों हैं क्या। तो कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो पार्ट होता है ना जो कि अवेयर रहता है। अगर आप किसी प्रेजेंट सिचुएशन में हो ना और जो भी चीज़ें हो रही है तो हम जो है उसे अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू जानते हैं। और इसका डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माइंड वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ। ये जो भी प्रेजेंट में फीलिंग वगैरह आ रही होती है वो जो है हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड की। तो ये आप समझ सकते हो कि हमारे माइंड का एक स्टोरेज टाइप से हो गया, जैसे एक लैपटॉप में स्टोरेज होता है ना, हार्ड डिस्क स्पेशली, जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका बेसिक सा एग्जांपल ये ले सकते हो ना कि फॉर एग्जांपल कि आपके पापा का फ़ोन नंबर है, तो आप हमेशा कॉन्शियसली उसको रिपीट नहीं करते रहते हो कि मेरे पापा का ये फ़ोन नंबर है 933 ये जो भी है। वो जो है फ़ोन नंबर आपके प्री कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है और आप जब भी चाहोगे उस चीज़ को जो है आप रिट्राइव बैक कर सकते हो। तो वो हो गया हमारा प्री कॉन्शियस माइंड। उसके बाद हम आते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड की तरफ। तो अनकॉन्शियस मेजरली हमारा वो माइंड का हिस्सा है ना जिसके बारे में कि हम अवेयर नहीं हैं। इस माइंड में जो है ना ये भी एक स्टोरेज के ही तरह है, लेकिन इस स्टोरेज में ऐसा डेटा है ना जिसके बारे में कि हमें पता भी नहीं है। और सिगमंड फ्रॉइड का जो है ना मोस्ट ऑफ द वर्क जो है इसी के अराउंड रहा है, अनकॉन्शियस माइंड के अराउंड। उनका ये कहना था ना कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना वही हमारे लाइफ के मेजरली डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेजरली एक्शंस के लिए जो होता है ना वही रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें अवेयरनेस नहीं रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना यही एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। इस कारण से इसे हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब दूसरे मॉडल जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बात की है ना वो है हमारा स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड। इसमें भी जो है ना इन्होंने 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया है। पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। और अब जो है हम जानते हैं कि आखिर ये तीनों हैं क्या। तो सबसे पहला जो हमारा इड है ना वो प्लेजर प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। जो हमारा बेसिक डिजायर्स होते हैं ना वो इसके अराउंड इवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक प्लेजर प्रिंसिपल होता है, प्लेजर प्रिंसिपल क्या हो गया कि आप किसी भी एक बेसिक ह्यूमन डिज़ायर जो होता है ना वो ये होता है कि आप किसी भी प्लेजर को सीक करो और कोई भी पेन है उसको एवॉइड करो। तो ये जो है एक बेसिक ह्यूमन डिज़ायर होती है और इसको जो है उन्होंने नाम दिया इड का। दूसरा जो है हमारा जो माइंड का पार्ट है स्ट्रक्चरल मॉडल का वो है ईगो। तो ईगो की अगर हम बात करें ना तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड का जो है ना रैशनल पार्ट है जो कि बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये ऑपरेट करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। रियलिटी प्रिंसिपल कहने का ये मतलब हुआ ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है ना, एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर एक बच्चा है ना तो उसका क्या रहेगा,
बच्चा कितने साल का, मतलब 6-7 महीने या 1 साल का बच्चा है, तो उसका जो है ना बेसिक ये रहता है कि वो मेजरली प्लेजर प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है और उसका जो है इड सुप्रीम रहता है। तो प्लेजर प्रिंसिपल पर जब वो ऑपरेट करता है ना, तो क्या होता है कि अगर उसे भूख लगी या फिर उसे अगर सोने का मन किया, कुछ भी हुआ, तो वो सीधा रोएगा, चिल्लाएगा, उसे बाकी किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो ये चीज़ हो गई इड, जहाँ पर इड सुप्रीम रहता है। और यहाँ पर जो है ना जब ईगो आती है, तो ईगो वो पार्ट हुआ कि जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो वो समझता है कि अच्छा, अगर मुझे खाना चाहिए तो मुझे मम्मी को बोलना है कि मम्मी मुझे खाना दो, ये दो। अगर बोलना नहीं है तो मतलब कुछ इशारे करने हैं। तो उसे जो है धीरे धीरे पता चल रहा है कि अच्छा, जो जो भी चीज़ें हैं ना, हम उन्हें रैशनली कर सकते हैं या फिर एक रियलिटी के साथ उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो उसे जो है ना हम कहते हैं ईगो। और उसके बाद जो है ना हमारा आता है सुपर ईगो। जब वही बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता है ना, तो वो जो है अब उसे खाना चाहिए। एक जो हम बेसिक बात करते हैं, खाना खाने का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब उसे खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा ना कि अच्छा, उसे पता है कि खाना चाहिए, तो अब मुझे क्या करना होगा, जॉब करना होगा। एक मॉरल और एथिकल जो जो भी चीज़ें होती हैं ना, मॉरली और एथिकली, वो जो है हमारा गाइड करता है कौन? सुपर ईगो। तो ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो हम समझ गए कि ईड क्या होता है कि एक छोटे से अगर बच्चे का एग्जांपल लें, तो बच्चा जो है जब बहुत छोटा रहता है, तो वो जो है ईड से ऑपरेट करता है, जहाँ पर कि अगर उसे कोई भी अ, उसे हमेशा प्लेज़र चाहिए। दूसरा हो गया ईगो। तो वही बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा होता है ना, तो उसे समझ में आती है कि नहीं, हमेशा अगर प्लेज़र माँगते रहा तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की जगह थोड़ा-सा ग्रैटिफिकेशन को डिले करना होगा, और वो फिर जो है रैशनली थिंकिंग करना स्टार्ट करता है। तो वो जो है हमारा ईगो वाला पार्ट आ जाता है। और तीसरा है हमारा सुपर ईगो का पार्ट, कि वही बच्चा जब धीरे-धीरे और बड़ा होता है, तो वो समझता है कि अच्छा, मॉरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को करने का, प्राप्त करने का क्या ज़रिया होता है, मॉरली, एथिकली। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, द माइंड मॉडल के बारे में। उसके बाद जो है ना हम बात करते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिगमंड फ्रॉइड का क्या मानना था ना कि कोई भी इंसान जो है ना 5 साइकोसेक्सुअल डेवलप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू गुजरता है, और एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनने में जो है ना इन स्टेजेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अगर किसी भी स्टेज में थोड़ी-सी गड़बड़ी आ गई, तो उस बच्चे को जो है ना अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी उससे रिलेटेड, अगर वो अवेयरनेस के साथ उसे सॉल्व नहीं करता है तो। तो देखते हैं कि हमारा ये 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या-क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेज हमारा आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का, वो रहता है ओरल स्टेज। तो ओरल स्टेज ये है ना कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम जानते हैं कि वो प्लेज़र प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है, और उसके लिए जो है ना एक सबसे ज़्यादा प्लेज़र वाला जो चीज़ होता है ना, वो होता है ईटिंग। और ईटिंग करने के लिए जो है वो किस चीज़ का यूज़ करता है? अपने माउथ का। तो यहाँ पर जो है ना उस बच्चे का ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो इस स्टेज में जो है ना बच्चे को जिस भी चीज़ से फीड कराया जाता है, लाइक लाइक वीनिंग हो गया, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से फीड कराया जाता है, तो उसके तरफ जो है ना बच्चे का एक स्पेशल अट्रैक्शन हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या आते हैं, अगर इस स्टेज में बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर प्रॉपरली जो है उसे फीड नहीं कराया गया, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ये आती है कि आगे चल के जो है वो बच्चा स्मोकिंग करेगा या फिर ओवर ईटिंग करेगा, नेल बाइट। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, स्पेशली माउथ वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो आगे चल के डेवलप हो जाती है अगर इस स्टेज में प्रॉपरली बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया तो। दूसरा जो हमारा स्टेज आता है ना, वो है एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो है ना 1 से 3 साल के बीच में होता है। और इसमें जो है देखो, पहला जो स्टेज हुआ ना, जो ओरल स्टेज हुआ, वहाँ पर बच्चा प्लेज़र प्रिंसिपल से ऑपरेट कर रहा है।
और यहाँ पर जो है जब 1 से 3 साल के बीच बच्चा आता है, तब उसे धीरे-धीरे समझ में आती है कि यार अगर मुझे खाना खाना है ना, तो हमेशा रोने से तो काम चलेगा नहीं, या फिर अगर मुझे पॉटी करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं पर भी पॉटी कर दूँ। उसे धीरे-धीरे जो है ना लोगों की रिएक्शन देख कर के, अपने पेरेंट्स की रिएक्शन देख कर के समझ में आती है कि अच्छा, अगर मैं खुले में पॉटी कर देता हूँ, जहाँ-तहाँ पॉटी कर देता हूँ, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे खाने-पीने माँगने लगता हूँ, तो मतलब खाने के लिए रोने लगता हूँ, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो इन सब डेटा को वो ले करके, इन सब इन्फॉर्मेशन को वो समझ करके जो है ना, वो उसकी जो है डेवलपमेंट होती है इस स्टेज में, एनल स्टेज में। और यहाँ पर जो है ना मेजरली उसका फोकस कहाँ पर रहता है? सेल्फ कंट्रोल में। और यहाँ पर जो है ना बच्चा धीरे-धीरे डिलेड ग्रैटिफिकेशन के बारे में सीखना स्टार्ट करता है, और ये स्टेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बच्चे में जो है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में। अब इस स्टेज में क्या है कि इस स्टेज में जो है ना, अगर प्रॉपरली बच्चे का ख्याल नहीं रखा गया, तो क्या होता है देखो, 2 तरीके की कंडीशन आ सकती है कि इस स्टेज में जो है ना, एक होती है पॉटी ट्रेनिंग, ठीक? अगर उसमें जो है पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं, यहीं पर तुम्हें पॉटी करनी है, ये करनी है, बाथरूम गए तो इतनी देर में आओ, ये वो जो भी चीज़ें हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है ना, तो क्या होता है ना कि एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी आगे चल के उस बच्चे की बन जाती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है ना कि वो बच्चा जो है ओवरली नीट एंड ऑर्डरली रहने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ओसीडी की। अगर किसी भी इंसान को ओसीडी है, देन देयर इज़ मोर लाइकली कि उसकी जो है एनल स्टेजेस में ये प्रॉब्लम थी कि उनके पेरेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉटी ट्रेनिंग उनके पेरेंट्स ने उन्हें दी है। और दूसरा ये हो सकता है ना कि उनके जो है पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि इस स्टेज पर कि चलो कहीं भी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहे, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं रहे, तो क्या होगा ना कि वो बच्चा जो है आगे जा कर के मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अपने अराउंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गंद में रहना पसंद करते हैं। तो उस केस में ये चांसेस बनते हैं कि उनके जो है ये एनल स्टेज के डेवलपमेंट के ड्यूरिंग उनके पेरेंट्स ने ओवर स्ट्रिक्ट होकर के उन्हें रूल्स वगैरह नहीं दिए, तो इस कारण से ऐसा होता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ, जो कि है फेलिक स्टेज। और ये जो है ना 3 से 6 साल के बीच का पीरियड होता है किसी भी बच्चे का। तो इस स्टेज में जो है ना बच्चा अपने जेनिटल्स को लेकर के अवेयर होता है, और इसी स्टेज में जो है ना एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिगमंड फ्रॉइड की कॉन्सेप्ट है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ की डेवलपमेंट होती है। और अगर इस स्टेज में अगर बच्चे का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाया ना, तो बहुत सारी आगे जा कर के प्रॉब्लम होती है, जिसमें से कि एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि उस बच्चे को आगे जा कर के एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर जो है हमारा आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब हम जानते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर इसका नाम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पड़ा क्यों। एक ग्रीक माइथोलॉजी में जो है ना एक राजा था जिसका नाम ऑडिपस था। तो उसी के अराउंड एक स्टोरी है कि कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है उसके लाइफ में जहाँ पर कि वो अपने फादर को मारता है और अपनी मदर से शादी कर लेता है। वो फुली अवेयरनेस के साथ ऐसा काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें कि वो ऐसे एक्शन को परफॉर्म करता है। तो वहाँ से जो है इसका नाम पड़ा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में होता क्या है। अगर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में होता है। जब लड़का 3 से 6 साल के बीच में होता है ना, तो उसे जो है ना अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स यानी अपनी मदर की तरफ जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन होने लगता है। आई नो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्रॉइड ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, एंड हेंस इस कारण से ही जो है ना अजीब है, इस कारण से ही जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो इस एज में क्या होता है ना कि वो बच्चा जो है
अपनी माँ की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल डिज़ायर डेवलप कर लेता है। और इस कारण से क्या होता है कि वो अपने फादर को जो है ना एक राइवल की तरह देखने लगता है। लेकिन है तो वो बच्चा, वो कुछ कर नहीं सकता है। और ये चीज़ उसे भी पता है कि अगर वो किसी भी तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को दिखाता है अपनी मदर को तो उसका पिताजी जो है उसके साथ कुछ कांड कर देगा। तो इस कारण से जो है एक उसके अंदर एंजाइटी डेवलपमेंट होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। ये क्या होता है ना कि उसके अंदर एक फीलिंग आती है, एक डर आती है कि अगर उसके पिता को ये चीज़ पता चल गई ना कि उसे जो है अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन है, सेक्सुअल डिज़ायर है, तो उसका पिता क्या करेगा ना कि कैस्ट्रेशन को परफॉर्म कर देगा। अब कैस्ट्रेशन क्या होता है ना, कैस्ट्रेशन को अगर हम बोलें तो उसे ये डर लगता है कि उसका पिता जो है ना उसका जेनिटल उखाड़ देगा। और ये चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा फियर और एंजाइटी डेवलपमेंट कर देती है, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और यही है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मेजर कॉन्सेप्ट। अब जो है हम बात करते हैं कि आखिर इसका रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन कि अब इसको वो बच्चा जो है किस तरीके से सॉल्व करता है, एंड इन द केस अगर ये सॉल्व नहीं हो पाती है तब बच्चे को आगे जा कर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखो, अगर इस चीज़ को रिजॉल्व करना होता है ना तो वो बच्चा एक डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है। ये जो यहाँ पर आइडेंटिफाइज हिज फादर एज ए रोल मॉडल, ये चीज़ जो है ना एक आगे हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ है। तो वो जो है ना अनकॉन्शियसली एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है, जो कि है आइडेंटिफिकेशन की। अब इसमें क्या होता है ना कि वो अपने फादर को जो है आइडियलाइज करने लगता है कि अच्छा मेरे पिता हैं, ये ऐसे हैं, तो मैं जो है इनका रिस्पेक्ट करता हूँ और इनके बनाए गए नेक्स्ट कदम पे मैं चलता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो इस स्टेज से बाहर निकलता है, या फिर इस स्टेज का जो है रिजोल्यूशन ये चीज़ होता है। और यहाँ पर जो है ये चीज़ उसे हेल्प करती है किस चीज़ में, सुपर ईगो के फॉर्मेशन में। सुपर ईगो क्या हो गया कि हमारा जो मॉरल होता है, जो एथिक्स होता है, इस चीज़ के डेवलपमेंट में ये चीज़ मदद करती है। एंड इन द केस अगर इस टाइम पीरियड में बच्चे का ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं हो पाया तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि आगे चल के जो है उसे अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसे जो है ना एक अथॉरिटी फिगर, मतलब अगर कोई भी उसे ऑर्डर वगैरह दे रहा है ना तो उससे जो है दो चीज़ें होती है, या तो उससे वो डरेगा, दूसरा ये चीज़ होती है कि या तो उसे बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट करेगा। तो ये चीज़ें हो जाती है आगे चल के उस बच्चे के साथ। तो ये चीज़ें हैं कि अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं हो पाई तो। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब ये जो है सिमिलर चीज़ है। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ना इस पर सिगमंड फ्रॉइड ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन कार्ल यूंग ने जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है बताया, इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या होता है ना, एक सिमिलर जैसे एक मेल चाइल्ड अपने बचपन में अपने मदर के तरफ जो है एक सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है और अपने फादर के अगेंस्ट राइवलरी डेवलप कर लेता है। सिमिलरली जो है इस टाइम पीरियड में, इस स्टेज में जो है एक बच्ची, एक लड़की जो है अपने मदर के अगेंस्ट राइवलरी डेवलप कर लेती है और फादर की तरफ जो है एक सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप कर लेती है। तो ये चीज़ है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की चीज़ें। अब देखो, जैसे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में एक हुआ था ना, उसे कैस्ट्रेशन एंजाइटी हुई थी ना, कि उसे डर लगता था कि उसके पिता जो है उसकी जेनिटल उखाड़ देंगे। उसी तरीके से जो है ना इस स्टेज में किसी भी बच्ची के साथ क्या होता है, फॉर ए गर्ल चाइल्ड पेनिस इन्वी की कॉन्सेप्ट आ जाती है। अब देखो, अब पेनिस इन्वी क्या हुआ ना कि इस स्टेज में जो है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इस स्टेज में बच्चे जो है अपने जेनिटल को लेकर के अवेयर होने लगते हैं कि अच्छा लड़की का ये, मतलब जो भी जेनिटल्स है और लड़के के ये पार्ट्स हैं, तो अपने जेनिटल को लेकर के अवेयर होने लगता है। और इसी स्टेज में जो है ना लड़की को पता चलता है कि मेल में जो है पेनिस होता है, और इस चीज़ को लेकर के उन्हें लगने लगता है कि वो चीज़ें हैं, इस कारण से लाइक उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और पेनिस इन्वी का एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है ना कि
इस टाइम में जो है ना उनके अंदर ऑपोजिट सेक्स यानी लड़कों को लेकर के जो है ना एक जेलिसी की भावना डेवलप हो जाती है। और इससे जो है ना उन्हें ये लगने लगता है कि उनकी मदर जो है कारण है इस चीज़ को लेकर के, कि मतलब उनके पास पेनिस नहीं है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यही जो कॉन्सेप्ट है ना पेनिस इनवी का, इसे आगे चल करके जो है हम वो क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि आखिर इसे क्यों क्रिटिसाइज किया गया। अब देखो, अब इस स्टेज में क्या होता है ना कि इसका रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन यही होता है कि लड़कियां जो है ना, जो छोटी बच्चियां होती है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। मतलब वो अपने मदर को जो है आइडियलाइज करने लगती हैं और उनके जो भी मॉरल्स हैं, इथिक्स हैं, उनको जो है अपने अंदर डालने लगती हैं। तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसमें जो है हमने पढ़ लिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और ये भी जान लिया कि अगर इस स्टेज में प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुई तो यही होगा कि जो भी अथॉरिटी फिगर रहेगा या फिर जो भी रिलेशनशिप होंगी उसमें जो है प्रॉब्लम आएगी। अब जो है अगला स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो है 6 साल से लेकर के प्यूबर्टी तक की होती है। इस स्टेज में जो है ना बच्चों को मेजरली जेंडर रोल्स के बारे में पता चलता है। और एक जो है ना जो सोशल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो इस स्टेज में होती है। वो समझता है कि अच्छा मुझे जो है लाइक ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक लड़के की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लड़की की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें की इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस जो है इस स्टेज में आना शुरू होती है। और इस स्टेज पे जो है ना बच्चे सोशल स्किल को डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो जेंडर रोल्स, मतलब किस जेंडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंडशिप हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉबीज़ हो गया, इन सारी चीज़ों पर भी फोकस रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेंट करना है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना इस स्टेज में होती है। और अगर इस स्टेज में प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाया बच्चे का, तो प्रॉब्लम जो आती है वो ये रहता है कि बच्चा जो है आगे चल के साय, इंट्रोवर्ट, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है। और उसके बाद ये वाली भी प्रॉब्लम आती है कि फियर और एग्रेशन अगेंस्ट अथॉरिटी फिगर। अगर इस स्टेज में प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आगे चल के बच्चों को इन सब इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो इसके बाद जो हमारा स्टेज आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का, वो है हमारा जेनिटल स्टेज, और ये जो है 12+ ईयर में होती है। और इसमें जो है मेजरली बच्चे का ध्यान रहता है। अब बच्चे क्यों बोल रहे हैं, इस स्टेज में जो है ना किसी का भी ध्यान रहता है एक ह्यूमन का एक मैच्योर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। और इस स्टेज में जो है ना जब किसी भी बच्चे की जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना, तो वो एक सोसाइटी में जो है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग निकल करके आता है। और यहाँ पर जो है उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है कि अच्छा सोसाइटी में मैं हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कंट्रीब्यूटिंग इन सोसाइटी, कि उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर इस स्टेज में प्रॉब्लम आई ना तो भाई ये जो है ना किसी भी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का एक फाइनल स्टेज है। और यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाने से जो है वो एक इनकम्प्लीट पर्सनालिटी बनता है। तो इस कारण से ये स्टेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस स्टेज का एक और मेजर रोल ये है ना कि इस स्टेज में जो है आप पीछे के जितने भी स्टेजेस हैं, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, आप सारे प्रॉब्लम्स को जो है इस स्टेज में सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को बैक कर सकते हो। और इस कारण से जो है ना साइकोलॉजी की नॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो ये हमने बात किया साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। हमने अभी तक 2 पार्ट्स कवर कर लिए। पहला द माइंड मॉडल, जिसमें कि हमने 2 मॉडल्स पढ़े, द टोपोग्राफिकल मॉडल, दूसरा स्ट्रक्चरल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल में हमने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, उसके बाद अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चरल मॉडल में इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है हम लोग आए साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अक्रॉस, जिसमें कि हमारा पहला स्टेज ओरल स्टेज था, दूसरा स्टेज एनल स्टेज था, और तीसरा स्टेज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में ही जो है बच्चे में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जैसी फीलिंग का डेवलपमेंट होता है। और हमने देखा कि क्या है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स।
उसके बाद हमारा आता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज के बाद हमारा आता है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की रहती है, और इसमें जो है आप अपने पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अवेयर होकर के उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो फिर तो भाई जीवन बर्बाद है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर कि देखो अब क्या है ना कि सबसे पहले जो है हमने पढ़ लिया कि एक माइंड का कॉन्सेप्ट देख लिया, दूसरा हमने देख लिया कि ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम्स आई ना तो क्या होता है ना कि कोई भी जो है ना एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है उसे सप्रेस करने का या फिर उसे काउंटर करने का, जिसे कि हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म का अगर डेफिनेशन देखें, डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज used by the ego to protect us from anxiety caused by conflict between the id, ego and superego. Here are some example. अब देखो जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना वो हमें एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि हमें जो है ना अपने कंफर्ट जोन में रखता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको सोशल एंजाइटी है ना तो आप जो है डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हो कि आप अवॉइड करते हो ऐसे सिचुएशन में जाना। तो यही चीज़ हो गया डिफेंस मैकेनिज्म। या फिर कोई अपना कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी उसने गलती की है तो उसे कुछ ना कुछ बोल करके जो है उसे जस्टिफाई करता है। तो ये सारी जो होती है ना डिफेंस मैकेनिज्म होती है। अब देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है ना, टोटल 21 टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, और सबके बारे में डिटेल में तो नहीं लेकिन हम लोग एक एक लाइन में देखते जाते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म होता है रिप्रेशन। अब देखो किसी भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, तो उसका माइंड क्या करता है ना कि उसे रिप्रेस्ड कर देता है, उसे जो है अपने अनकॉन्शियस में भेज देता है ताकि उस बच्चे को जो है आगे चल के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। देखो यहाँ पर जो है ना एक रिप्रेशन है और दूसरा जो है ना नीचे यहाँ पर सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल हाँ यहाँ पर सप्रेशन है। अब देखो नेगेटिव रिप्रेशन और सप्रेशन दोनों में क्या अंतर है ना कि रिप्रेशन हो गया कि हम लोग अनकॉन्शियसली उसे रिप्रेस कर देते हैं कि हम मतलब हमें पता भी नहीं है, हमारा जो है माइंड उसे रिप्रेस कर देता है या फिर अनकॉन्शियस में भेज देता है। लेकिन सप्रेशन क्या होता है ना कि हम कॉन्शियसली किसी भी चीज़ को दबा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो लाइक अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, मुझे पता है कि मुझे रेंट वगैरह पे करने हैं, उसके पैसे देने हैं, कहाँ से आएंगे ये वो, तो वो चीज़ जो है ना मेरे माइंड में है, लेकिन अभी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि चलो अभी जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, कल देखा जाएगा कि कल क्या होता है। तो मैंने क्या किया उसे सप्रेस कर दिया, तो ये चीज़ सप्रेशन है। दूसरा है डिनायल। डिनायल मतलब आपने देखा होगा कि जब किसी का डेथ हो जाता है ना तो कुछ लोग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर कि एक बच्ची की जो है ना भाई की डेथ हो गई थी, और वो बच्ची शायद 9th या 10th में थी, और उससे जब इंटरव्यू लिया जा रहा था ना उसी टाइम पर लाइक बच्चे के अंदर डेथ हो गई है और लड़की से पूछा जा रहा है, तो वो लड़की जो है ना नॉर्मली बिहेव कर रही थी, सारी चीज़ें नॉर्मली बता रही थी। तो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा तो बहुत सारे लोग मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसका भाई मर गया और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर जो है ना उसका ब्रेन ये यूज़ कर रहा था एक डिफेंस मैकेनिज्म को, जिसको कि हम लोग डिनाइल कहते हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि अच्छा मेरा भाई भी मर गया है। ठीक, तो ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम लोग डिनाइल बोलते हैं। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि अपनी मतलब किसी ना किसी फीलिंग को जो है ना लोग दूसरे पे बता देते हैं। लाइक दोस्तों के बीच में जब डिस्कशन चलने लगती है ना तो अपनी बात जो है लाइक दूसरों के थ्रू दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, तो वो चीज़ हो गई प्रोजेक्शन। दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि रिडायरेक्टिंग इमोशन टू ए सेफर टारगेट। मैं बस अब लगातार एक पढ़ते जा रहा हूँ या फिर आप भी पढ़ सकते हो। पांचवा है रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू चाइल्ड लाइक बिहेवियर अंडर स्ट्रेस कंडीशन। छठा रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, हाँ, उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन,
इंटेलेक्चुअलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो ये होता है कि जनरली ये कैंसर पेशेंट में आप देख सकते हो कि जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, तो उन्हें तो ये चीज़ अब पता चल ही गई कि अब वो मरने वाले हैं, तो वो जो है उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं किसके थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू। अपने इमोशन को जो है अवॉइड करते हैं कैसे, फैक्ट्स के थ्रू। और लाइक एक तरीके से ये अच्छी भी चीज़ें हैं कि कैंसर अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर उन्हें हो गई, लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी चीज़ है कि उस स्टेज में जो है ना वो इस चीज़ को इस डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप कर लेते हैं और फिर जितनी भी लाइफ बची हुई होती है ना उसे खुल के जीते हैं। 10वां है अनडूइंग, 11वां स्प्लिटिंग। ये जो है ना स्प्लिटिंग, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। जनरली मैंने कुछ लोग देखे हैं, स्पेशली लड़कियां, जिनमें कि ये वाली चीज़ होती है जो स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करती हैं। और ये जो है आप BPD मतलब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में आप देख सकते हो, या फिर दोनों सेम ही बोल सकते हो। और ये लोग जो होते हैं ना, मतलब इसके बारे में भी जो है मैं एक अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा। और ये भी जो है एक बहुत ही खतरनाक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी टाइप होती है। उसके बाद कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें कि लाइक लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। उसके बाद डीएसोसिएशन, डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी टू अवॉइड स्ट्रेस। अब देखो बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना कि स्पेशली अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूज हुई रहती है ना, तो उसका बॉडी जो है ना, उसका माइंड इस तरीके की जो है डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है, जिसका कि नाम है डीएसोसिएशन। देखो वो जो होती है ना सेक्सुअल एब्यूज वाली चीज़, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ हो जाती है, तो माइंड और बॉडी जो है ना कोप अप नहीं कर पाता है। और उस केस में जो है माइंड क्या करता है, अपने बॉडी को लाइक ये सिग्नल देता है कि चलो एक तरीके से जो है रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं। और इस कारण से जो है ना आगे चल के जो है उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लाइक कभी कभी बात करते करते जो है उसे लगने लगता है कि यार मैं किससे बातें कर रहा हूँ। उसे फीलिंग आने लगती है कि वो तो डिटैच हो गया भाई रियलिटी से, रियलिटी है क्या, इस तरीके की बहुत अजीब अजीब फीलिंग आने लगती है। सपरेशन के बारे में बता दिया। आइडेंटिफिकेशन वही वाली चीज़ है जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में एक बच्चा यूज़ करता है डिफेंस मैकेनिज्म, वो आइडेंटिफिकेशन है। और इसमें क्या होता है, अडॉप्टिंग ट्रेट ऑफ अदर फॉर सेल्फ स्टीम। स्पेशली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में एक बच्चा अपने पिता को मतलब आइडियलाइज करने लगता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एक बच्ची जो है अपने माँ को आइडियलाइज करने लगती है। तो ये भी जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इंट्रोजेक्शन, इंटरलाइजिंग बिलीफ और स्टैंडर्ड ऑफ अदर, एक्टिंग आउट, पैसिव एग्रेशन, ह्यूमर, ऑल्ट्रिज्म और फैंटेसी। फैंटेसी की अगर बात करें तो फैंटेसी फाइट क्लब जो मूवी है उसमें सिजोफ्रेनिया वाली जो चीज़ें होती है कि मतलब अपनी ही एक अलग दुनिया बना करके, अपनी एक पर्सनालिटी बना करके उससे बात कर रहे हैं, तो वो एक फैंटेसी वाली चीज़ हो गई। लाइक एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है मिस्टर रोबोट का जो सीरीज़ है उसका। तो हमने देख लिया डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। अब जो है हम लोग आते हैं थ्योरी ऑफ ड्रीम्स के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था ना कि कॉन्शियस जो है ना किसी भी इंसान के साइकिक का बहुत ही मेजर पार्ट होता है, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उनका ये मानना था ना कि ड्रीम जो होता है ना एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू कि हम अपने अनकॉन्शियस को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस कारण से जो है उन्होंने ड्रीम्स को लेकर के जो है बहुत सारे थ्योरीज दिए। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो कि इसी के अराउंड बात करती है। तो यहाँ पर देखो, फ्रॉइड बिलीव दैट ड्रीम आर विंडोज इनटू अनकॉन्शियस माइंड। इन हिज बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ही डिस्क्राइब हाउ ड्रीम रिवील्स हिडन डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने जो है ना ड्रीम पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। लाइक सिगमंड फ्रॉइड हो गए या फिर कार्ल यूंग हो गए, तो ड्रीम्स के बारे में दोनों ने बात किया है। तो हम देखते हैं कि ड्रीम्स का इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो ड्रीम्स का इनका क्या कहना है ना कि जो भी ड्रीम्स आते हैं ना, तो एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट।
मैनिफेस्ट कंटेंट क्या हो गया कि एक जो है ना एक्चुअल स्टोरी लाइन ऑफ ड्रीम व्हाट यू रिमेंबर। ड्रीम की जो भी चीज़ें आपको रिमेंबर रहती है ना, याद रहती है ना, वो हो गई मैनिफेस्ट कंटेंट। और दूसरा जो है ना वो लेटेंट कंटेंट है। लेटेंट कंटेंट वो हो गया, जैसे लेटेंट हो गया वो उसका मतलब है छुपा हुआ, और जैसे लेटेंट हीट होता है ना वेपर वगैरह, उससे सिमिलर है कि जो भी हमारे ड्रीम का हिडन मीनिंग रहता है ना वो इसमें सप्रेस्ड रहता है। और ये जो होता है ना लेटेंट कंटेंट, यही जो है मेजर पार्ट होता है, और ये हमारे लाइक हिडन डिज़ायर को दिखाता है। तो ये हो गया लेटेंट कंटेंट। उसके बाद ड्रीम वर्क मैकेनिज्म। अब देखो ड्रीम वर्क मैकेनिज्म में क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या हो गया कि कंडेंसेशन मतलब कंडेंस हो जाना। लाइक अगर आपको ड्रीम में कोई पिक्चर दिख रहा है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ आ रही है, तो वो जो है कंडेंसेशन हो गया। दूसरी हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना कि लाइक अगर आपको किसी इंसान का ड्रीम आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे बहुत प्यार करता है या फिर आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो हो सकता है कि आपके ड्रीम में जो है ना आप देख रहे हो कि आप उसे ही मार रहे हो। लाइक पूरी डिस्प्लेस हो जाती है चीज़ें। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या हो गया ना कि मतलब सिंबोलिज्म का एग्जांपल एक कॉमन सा ये ले सकते हैं ना कि अगर आपके सपने में पानी आ रही है, या फिर आग आ रहा है, या फिर सांप आ रहे हैं, या फिर इस टाइप की चीज़ें आ रहे हैं ना, तो लाइक पानी आ रहे हैं तो वो हो गया काम नेचर को शो कर रहा है, फायर आ रहे हैं मतलब वो एग्रेशन को शो कर रहा है, सांप आ रहे हैं मतलब समथिंग, मतलब आप सेल्फ सबोटाज वाली चीज़ें हो जाती है। एंड वन थिंग, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता चली रिसेंटली, जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे थे अपने चाइल्डहुड के। लाइक जब मैं अपने स्कूल फेज़ में था ना, तब उस फेज़ के जो है मुझे बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे थे। तो जब इतने फ्रिक्वेंटली आने लगे ना, तो मैं उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने के लिए निकला। तो मुझे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न मिली ना, वो ये थी कि अगर आप अपने लाइफ के किसी भी पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो ना, तो आपका माइंड जो है ना आपको किसी न किसी कंफर्ट सिचुएशन में ले जाने के लिए जो है आपको अच्छी अच्छी मेमोरीज ड्रीम्स दिखाने लगता है। तो ये चीज़ मुझे पता चली कि जेनुइनली उस टाइम पर जो है मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता था। तो इस कारण से जो है मेरा माइंड जो है मुझे अपने चाइल्डहुड की ड्रीम्स दिखाता था। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। वो आप भी जो है ना अपने ड्रीम को नोट डाउन करके आप उसमें जो है पैटर्न वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थी हमारे ड्रीम वर्क के बारे में। तो अभी तक जो है हमने देख लिया, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस हो गए सिगमंड फ्रॉइड से। उसके बाद हमने उनका कंट्रीब्यूशन देखा साइकोलॉजी में, जिसमें कि माइंड मॉडल, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म हमने देख लिया। उसके बाद थ्योरी ऑफ ड्रीम्स देख ली। तो अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है साइको एनालिटिकल थेरेपी। हमने देख लिया ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हुए, एराइज हुए, उसके बारे में पता चल गया। अब जो है आखिर हम उन्हें क्योर कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में उन्होंने मतलब क्या थेरेपी की मेथड्स दिए, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। साइको एनालिटिकल थेरेपी, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, जिसमें कि मतलब साइको एनालिटिकल थेरेपी का यूज़ क्यों किया जाता है कि हमारे अनकॉन्शियस में जो भी चीज़ें हुई है उसे जो है हम कॉन्शियस में लाएं, उसे हम अपने अवेयरनेस में लेकर के आएँ और देखें कि आखिर हमारा क्या पैटर्न है। अगर हम लोग एक डिसीजन को बार बार बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो डिसीजन हमारे अनकॉन्शियस से इन्फ्लुएंस रहता है। और अगर आप अपने उस अनकॉन्शियस को जान जाते हो ना, तो उसके बाद जो है आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है, डिसीजन बनाना आसान हो जाता है, आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। तो उसमें जो है हमें मदद कौन करता है, साइको एनालिटिकल थेरेपी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। अब देखो, अब जो है ना उन्होंने एक फ्री एसोसिएशन का थेरेपी टेक्निक डेवलप किया। फ्री एसोसिएशन क्या है ना कि आप बात करते हो, जैसे ग्रीक टाइम में कथारसिस यूज होता था ना, उसी तरीके से है फ्री एसोसिएशन। जो हमने ऊपर जोसेफ ब्रॉयर के बारे में पढ़ा था ना, तो वो जिस टेक्निक का यूज़ करते थे ना, वो भी लाइक कथारसिस से ही सिमिलर थी, और वो जो है ना जनरली हिप्नोसिस पर फोकस करते थे। और सिगमंड फ्रॉइड ने जो है इस टेक्निक को डेवलप किया जिसे हम लोग फ्री एसोसिएशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता था ना कि फ्रॉइड जो है ना
किसी भी पेशेंट से जो है ओपनली बात करते थे, उसे बोलते थे कि जो भी है तुम बोलो। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके अंदर बहुत सारी बातें रहती है और बहुत सारे लोग जो है उन बातों को बोल करके जो है हल्का महसूस करते हैं। तो सिमिलर चीज़ें हैं कि ये फ्री एसोसिएशन का भी टेक्निक जो है इसी तरीके से यूज़ होता है। थेरेपिस्ट जो है इस फ्री एसोसिएशन के टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि वो किसी का भी जो है जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है या फिर अनकॉन्शियस थॉट्स है उसे जान सकें। और अभी जो है ना, अभी के टाइम पर ये फ्री एसोसिएशन साइकोलॉजी थेरेपिस्ट में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। इसके जगह पर एक दूसरी चीज़ यूज़ होती है, उसे हम लोग कहते हैं लाइक CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये भी मतलब उससे सिमिलर है, फ्री एसोसिएशन से सिमिलर है, लेकिन ये जो है ना CBT, ये ज़्यादा फास्ट प्रोसेस रहती है। दूसरी जो उन्होंने थेरेपी टेक्निक डेवलप की वो है ड्रीम एनालिसिस। मतलब उनका मानना ही था कि ड्रीम जो है ना एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमें अपने अनकॉन्शियस को एक्सेस करने में। तो इस कारण से हमने ऊपर देखा कि उन्होंने ड्रीम थेरेपी के बारे में, ड्रीम के बारे में क्या क्या बताया। तो अगला है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस क्या होता है ना कि जब थेरेपी के ड्यूरिंग जो है ना क्या होता है कि पेशेंट जो है अपने जो भी अनकॉन्शियस डिजायर होते हैं उसे जो है लाइक थेरेपिस्ट के ऊपर डालने लगता है। जैसे हमने डिफेंस मैकेनिज्म में देखा ना, प्रोजेक्शन, सिमिलर टू दैट। तो इससे जो है ना थेरेपिस्ट को आइडिया लग जाता है कि अच्छा इसके अनकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ट्रांसफेरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा थेरेपी में हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो है आता है हमारा काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होगा ना कि जैसे पेशेंट अपना अनकॉन्शियस जो भी डिज़ायर होता है ना वो लाइक थेरेपिस्ट के ऊपर थोपने लगता है ना, उसी तरीके से क्या होता है ना कि काउंटर ट्रांसफेरेंस में थेरेपिस्ट जो है अपना अनकॉन्शियस जो भी डिज़ायर होता है ना वो उसके सामने रखने लगता है, पेशेंट के सामने रखने लगता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर काउंटर ट्रांसफेरेंस का यूज़ एक थेरेपिस्ट कॉन्शियसली कर रहा है ना कि मतलब पेशेंट से और ज़्यादा बात निकलवाने के लिए या फिर उसे समझने के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को लेकर के अनकॉन्शियस है ना, तो फिर क्या होता है ना कि ये मतलब वही वाली बात हो गई कि थेरेपिस्ट खुद ही अपने कंट्रोल में नहीं रहा। थेरेपिस्ट को मतलब थेरेपिस्ट को ही थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई। तो ये हो गया काउंटर ट्रांसफेरेंस की बातें। अब जो है हमने देख लिया साइको एनालिटिकल थेरेपी के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रॉइड थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट एंड ड्राइव के बारे में। तो इसमें जो है हम मेजरली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लिबिडो, दूसरा है इरोस और तीसरा है थेनिटोस। अब देखो फ्रॉइड इस कारण से भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं ना, क्योंकि उनका ये मानना था कि सारी चीज़ों को ड्राइव करने वाला जो फोर्स है ना वो सेक्सुअल फोर्स है। तो ये भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ रही है उनके साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में। तो देखो उनका जो है एक कॉन्सेप्ट था लिबिडो का कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी चीज़ें एक इंसान कर रहा है उसके पीछे जो एनर्जी है वो कौन सी है, सेक्सुअल एनर्जी। और ये जो है ना सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी तक लिमिटेड नहीं है। अब जो है इस एनर्जी को लोग मतलब चैनलाइज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, लव। लेकिन अगर हम बोलें तो बेस में क्या है, लिबिडो। लिबिडो क्या है, सेक्सुअल एनर्जी। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ें बताई फ्रॉइड ने। और इट रिप्रेजेंट द साइकिक एनर्जी ड्राइविंग बिहेवियर रिलेटेड टू सर्वाइवल, रिप्रोड्यूस एंड प्लेजर। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो है ना उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, इरोस का। इरोस क्या हो गया, लाइफ ड्राइविंग फोर्स। इरोस लाइफ ड्राइविंग फोर्स हो गया, मतलब जो एक जीने की इच्छा होती है ना वो हो गया इरोस। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ना इरोस एक लाइफ ड्राइविंग और एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जो कि लाइफ को प्रिजर्व करने का काम करती है, लाइफ को मेंटेन करने का, मतलब जिंदा रहने का जो इच्छा है ना उसका जो नाम है उन्होंने इरोस का दिया। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट फोकस ऑन यूनिटी, कनेक्शन, क्रिएशन। इरोस इज लिंक्ड इन लिबिडो एज द प्राइमल एनर्जी सोर्स। ड्राइव्स इंक्लूड हंगर, थ्रस्ट, रिप्रोडक्शन। थर्ड जो है हमारा कॉन्सेप्ट वो है थेनिटोस का, जो कि उन्होंने बाद में इंक्लूड किया। तो हुआ ये ना कि पहले
फ्रॉइड का ये मानना था कि सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से प्लेजर प्रिंसिपल पर चलती है। लाइक इंसान जो है बेसिकली कंफर्ट डिज़ायर करता है और वो जो है हमेशा उसी के सीख में रहता है। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने कुछ थेरेपी ली ना सोल्जर्स की जो कि वॉर से आए थे, और कुछ बच्चों को जब उन्होंने देखा जो कि मतलब जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिनमें से कि एक उनका ग्रैंडसन भी था, तो उन्होंने ये देखा कि वो बच्चे जो हैं ना बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए, मेरे पेरेंट्स कहाँ गए। और जो सोल्जर्स आए ना वो जो है कहीं ना कहीं बार बार जो है उनके माइंड में ड्रीम्स आ रहे हैं किनकी, कि वॉर में जो उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को खोया उसकी। तो उन्होंने सोचा कि अगर इंसान ये प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता या फिर कंफर्ट हमेशा सीख करता, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप की मतलब इवेंट याद करे जिससे कि वो ट्रॉमाटाइज्ड हो। तो उन्होंने जो है ना तब ये कॉन्सेप्ट दिया किसका, डेथ ड्राइव का। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि फ्राइड का जो है ना ये हाइपोथेसिस था कि ऑल लिविंग बींग्स हैव डिजायर टू रिटर्न टू काम एंड स्टिलनेस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब कहीं ना कहीं जो है ना हर एक इंसान में एक मरने की इच्छा होती है, और उनका ये भी मानना था ना कि ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये वाली जो ड्राइव होती है ना, वही किसको बढ़ावा देती है, वही डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन, इन सब चीज़ों को जो है ना सोसाइटी में बढ़ावा देती है। कौन, डेथ ड्राइव। अब अगर हम इसको एक सिंपल सी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि एक इंसान है, ओके, लेट मी कुक फर्स्ट। ये इंसान है, इसके अंदर जो है ना एक एनर्जी है जो कि पैदा होते ही है, बचपन से ही है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिबिडो। और इस इंसान का जो है ना एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है, बेसिक डिजायर जो होता है, वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल, या फिर बोले तो कंफर्ट में रहने की, रिप्रोड्यूस करने की, एक ऑप्टिमिस्टिक जो इच्छा होती है वो जीने की होती है। तो उस एनर्जी को जो है, वो जो एनर्जी आती है उसे हम लोग बोलते हैं इरोस, विल टू लिव, इसे हम बोल सकते हैं इरोस। वो हो गई इरोस। और ये इंसान जो है ना कभी कहीं ना कहीं पर ये भी डिजायर करता है कि भाई मैं मर जाऊं। ये अजीब है लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये डिजायर करता है कि मैं मर जाऊं। और जैसे देखो ये वाली जो इरोज वाली चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें उसे फिर आगे मदद करती है कि रिप्रोड्यूस करो, हैप्पीली रहो, सोसाइटी में कामनेस बना करके रखो, एक सोशल जो भी चीज़ें होती है उसे करते रहो। ये इरोस वाली जो चीज़ है उसे इस चीज़ में ड्राइव करती है। लिबिडो एक इंटरनल एनर्जी हो गई। और थैनिटोस वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सोसाइटी में वॉर वगैरह होती है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, रिलीजन को देख लो, एक बेसिक एग्जांपल है। तो उस एनर्जी को जो ड्राइव करता है ना वो हो गया हमारा कौन सा, थैनिटोस। तो ये चीज़ें हैं जो उनका बेसिक ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट था ना, फ्रॉइड थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट एंड ड्राइव, तो वो यही है। तो अब हम लोग बात करेंगे केस स्टडीज़ के बारे में, और मेजरली हम लोग 3 केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला केस स्टडी है एना ओ का, दूसरा केस स्टडी है लिटिल हांस का, और तीसरा केस स्टडी है रेटमैन का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी किन से, एना ओ से। एना ओ का अगर केस देखा जाए ना, तो एना ओ को जो था ना हिस्टीरिया था, और उस टाइम पर जो है हिस्टीरिया का मतलब कोई भी इलाज नहीं था, और हिस्टीरिया को जो है ना एक तरीके से ऐसा बीमारी कंसिडर किया जाता था कि मतलब जो हो जाता है। और जैसे अभी हम लोग बोल देते हैं ना कि किसी बीमारी के पीछे जेनेटिक्स का रीजन होता है, उसी तरीके से उस टाइम पर इसका हिस्टीरिया का एक्सप्लेनेशन था। उस टाइम पर शायद जेनेटिक्स वगैरह थी नहीं, तो ऐसे था कि हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये इसके एनाओ के जो केस है, इसके ऊपर जो है ना काम कौन कर रहे थे, इसके सिगमंड फ्रॉइड के मेंटर जोसेफ ब्रॉयर।
मतलब दोनों ने मिल करके ही जो है ना एनआओ के केस के ऊपर काम किया था। तो पहले पढ़ लेते हैं कि इनका क्या-क्या बैकग्राउंड रहा है। एनआओ वाज़ ए यंग वुमन सफर्ड फ्रॉम हिस्टीरिया, 30 के अराउंड एज था और डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फिजिकल सिम्पटम्स। मतलब ये इस लेवल पे एनआओ जो है ना ट्रॉमाटाइज़ थी या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उसके फिजिकल सिम्पटम्स दिख रहे थे। मतलब उसे जो है ना पैरालिसिस हो जाता था और उसे मतलब अपनी ही जो है लैंग्वेज, जो उनका नेटिव लैंग्वेज है, उसे बोलने में दिक्कत होता था। हेलुसिनेशन, ये सब अगर हम देखें ना तो एक एक्सट्रीम केस है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम केस है। और इसे किस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड और जोसेफ ब्रॉयड ने मिलकर के क्योर किया, तो वो था टॉकिंग क्योर। कथारसिस, कथारसिस का उन्होंने यूज़ किया। कथारसिस क्या हो गया कि जिसके बारे में हमने पहले बात किया कि ग्रीक टाइम में जो है ना लोग यूज़ करते थे कथारसिस का, कि एक दूसरे से बात करके या फिर अगर कॉमनली देखें तो प्ले वगैरह का यूज़ करते थे, सिनेमा वगैरह का, ताकि अपने इमोशंस को निकालें। तो वो उस टाइप की चीज़ें हो गई कथारसिस। और टॉकिंग क्योर जो कि अर्ली फॉर्म ऑफ फ्री एसोसिएशन थी, बाय इनकरेजिंग एनआओ टू स्पीक हर सिम्टम्स एंड ट्रॉमेटाइज मेमोरी मैनी ऑफ सिम्टम्स। तो हुआ ये कि जब उन्हें बोला गया कि आप बताओ क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तो धीरे धीरे जो है ना उनकी जो भी सिम्टम्स थी ना उसमें इम्प्रूवमेंट्स दिखना शुरू हुई। अब देखो यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वाली जो लाइन है ना, अनकॉन्शियस ट्रोमा एंड फिजिकल सिम्टम्स, कनेक्शन बिटवीन अनकॉन्शियस ट्रोमा एंड फिजिकल सिम्टम, इस केस के थ्रू जो है ना उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने रियलाइज़ किया कि किस तरीके से जो है हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर्स, ट्रोमा हमारे फिजिकल सिम्टम्स के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। तो अगर देखा जाए ना तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी और मैं इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा इम्फेसिस दे रहा हूँ ना क्योंकि अभी जो है ना मैं पर्सनली एक कोच के साथ काम कर रहा हूँ जो कि मैनिफेस्टेशन और हीलिंग कोच हैं। तो उनकी जो है ना बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिन्हें कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको जो है लाइक 30 लाख की सर्जरी करवानी पड़ेगी, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। या फिर एक ऐसी पेशेंट थी जिसका कि एज 70 ईयर्स है और उनके अराउंड 10 या 14 ऑपरेशंस हो गए हैं। लेकिन वो जो कोच हैं उन्होंने जो है कुछ टेक्निक्स वगैरह, इंटरनल हीलिंग या फिर अगर हम यहीं पर यूज़ करें ना कि मतलब कुछ इसी टाइप की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स उनके ट्रॉमास को रिलीज करवाए। ठीक, और मीन्स मतलब ये जो है ना मेरे सामने हुई चीज़ें हैं कि डॉक्टर्स ने बोला कि 30 लाख रुपए की सर्जरी चाहिए तब आप चल सकोगे, लेकिन उस बंदे ने जो है लाइक यही ट्रॉमा रिलीज करवा करवा करके जो है उन्हें क्योर कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती है ना कि आपकी जो अनकॉन्शियस ट्रॉमा होती है वो आगे चल के फिजिकल डिजीजेज में जो है मैनिफेस्ट होती है, तो इस कारण से जो है उन्हें क्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी एक एनआओ की केस। उसके बाद हम बात करते हैं द केस ऑफ लिटिल हांस। लिटिल हांस का केस क्या था ना कि लिटिल हांस जो है ना एक 5 साल का बच्चा था और उसने जो है लाइक कुछ घोड़े से किसी को गिरते हुए देख लिया या फिर कुछ इस टाइप से, तो उसे जो है ना एक डर बैठ गया उसके मन में घोड़े को लेकर के और बहुत ही ज़्यादा उसे एंजाइटी वगैरह होती थी जब भी वो घोड़े को देखता था तो, और उसे जो है सिगमंड फ्रॉइड के पास लाया गया। अब सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, उस केस को जो है डायरेक्ट रिलेट किया किससे, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पता है, जो एक बच्चा होता है लड़का अपनी माँ के प्रति अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है और अपने फादर के प्रति राइवलरी। तो उन्होंने जो है ना इस केस को डायरेक्टली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से लिंक किया। मतलब उनका ये कहना था ना कि लिटिल हांस जो है ना अपने फादर को एक अथॉरिटी फिगर की तरह कंसिडर करता है और उससे वो डरता है और उस डर को जो है ना अपने बाप के ऊपर वो निकाल नहीं सकता है। इस कारण से उसने क्या किया कि घोड़े के ऊपर जो है लाइक डिस्प्लेसमेंट वाली जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना वो अप्लाई कर दी। तो ये चीज़ें हुई। तो इस तरीके से जो है ना उन्होंने इस केस को भी सॉल्व किया। और तीसरा केस जो है हमारा है द रैटमैन की। रैटमैन की क्या केस थी ना कि भाई उस बच्चे, मतलब ये रैटमैन आदमी था, तो उसे जो है ना सपना आया करता था या फिर उसे जो है एंजाइटी होती थी ये सोच करके कि उसके लव्ड वन को जो है ना चूहे खा रहे हैं, इस टाइप की सोच आती थी।
तो इस चीज़ को भी जो है ना फ्रॉइड ने रिलेट किया किस चीज़ से, ये अनकॉन्शियस गिल्ट एंड अनरिजॉल्व चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट, पार्टिकुलरली द रैट मैन एम्बिवालेंस टुवर्ड हिज फादर। मतलब इनका भी जो है ना केस इन्होंने वही ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से ही सॉल्व किया। तो हमने मेजर 3 केस स्टडीज देख लिए। अब जो है हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं किसकी तरफ, यहाँ अपना जो 6th पार्ट है और ये लास्ट चैप्टर है इसका, जो कि है क्रिटिक्स ऑफ फ्रॉइड्स वर्क। और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ ना क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को रैशनली सोचते हो ना, तो मतलब रैशनल थिंकर्स के लिए जो है ना, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी चीज़ का पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो उसका हमें नेगेटिव साइड भी जानना ज़रूरी है, और उसे भी जो है ना एक लॉजिकल वे में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कारण से मैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो वो है जेंडर बायसेस की। उन पर जो है ना बहुत सारे वो ऐसे आरोप लगे कि वो जो है मतलब मेल डोमिनेशन को ज़्यादा दिखाते हैं, और फीमेल्स की तरफ जो है मतलब ऐसे बस डाल दिया, कुछ भी कर दिया, फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा रिसर्च वगैरह की नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ है कि उन्होंने जो पेनिस एनवी का कॉन्सेप्ट दिया, अब इसको लेकर के जो है ना जो मॉडर्न फेमिनिस्ट्स हैं वो ट्रिगर हो गए। मतलब यार, अब मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये था कि पेनिस एनवी को लेकर के जो है ना उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, लड़कों में भी तो आ सकती थी वो, लड़कियों में क्या होती है जो वूम्ब एनवी वाली कॉन्सेप्ट भी तो आ सकती है। मॉडर्न फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट का ये भी मानना था ना कि मतलब फ्रॉइड ने जो है ना, जो एक बच्ची का या फिर एक फीमेल का जो है ना जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, उनके ऊपर ज़्यादा स्टडी किया नहीं। मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत जो है ना बस उन्हें देना था तो इस कारण से डाल दिया। दूसरा जो क्रिटिसिज्म आता है ना, वो है जेन्युइन सी बात है, ओवर एम्फेसिस ऑन सेक्सुअलिटी। तो भाई इसका ऐसा है कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए कि एक बच्चे को जो है अपनी माँ की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक बच्ची को जो है अपने बाप की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, और सारे लाइफ फोर्स को ड्राइव करने वाला फोर्स कौन सा होता है, लेबिडो, और लेबिडो क्या है, सेक्सुअल एनर्जी। तो इस कारण से जो है ना ये कहा गया कि वो जो है सेक्सुअलिटी पर मतलब ओवर एम्फसाइज करते हैं। उनका जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पहला स्टेज है ना ओरल डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर उन्होंने मतलब ये भी कहा था कि जो एक बच्चा होता है ना वो अपना जो प्लेजर होता है ना वो खाने पीने के सामान में फाइंड करता है, कुछ मुंह में डाल करके चूस रहा है, मिट्टी खा रहा है, ये खा रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इन्फेंट डिराइव प्लेजर फ्रॉम सकिंग ओरल स्टेज में, और यंग चाइल्ड हैव सेक्सुअल फीलिंग टुवर्ड ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें आ गई। तो इस कारण से जो है ना उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था उनके वर्क को, क्योंकि वो ओवर सेक्सुअलाइज करते थे। तो इसके बाद हमारा आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर। अब देखो, उनके वर्क के बारे में ये कहा जाता है ना कि उनका वर्क जो है साइंटिफिकली उतना ज़्यादा मतलब साइंस के बेस पर नहीं है, साइंटिफिक चीज़ों में उन्होंने उतनी मेहनत पुट डाउन नहीं की है। और ऐसा इसलिए है ना क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि उनकी जो भी वर्क्स हैं ना वो मेजरली जो है, जो भी उनके पेशेंट हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, रेदर देन ये देखो एम्पेरिकल रिसर्चेस मतलब एक बहुत ही बड़े एरिया पर, बहुत ही बड़े लोगों पर रिसर्च करने की जगह जो है ना कुछ लोगों तक सीमित हैं। साइंटिफिकली जो है अगर प्रूव करने के लिए कोई बंदा जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है इन सारी चीज़ों को प्रूव करना। जैसे ये देखो, ये अनकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, आखिर इसे साइंटिफिक बेसिस पर किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि यार कुछ अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, या फिर ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ है आखिर इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही आप यहीं पर आ जाती है लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर, मतलब साइंटिफिक बेसिस पर उतनी ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दी गई है। उसके बाद देखो, उसके बाद सिमिलर चीज़ें आती है, लिमिटेड स्कोप ऑफ केस स्टडीज़। उनका जो मेजरली रिसर्च रहा है ना, वो एक हाई क्लास लेडीज़ फीमेल्स के ऊपर रहा है,
जो कि वियना में थी और एक अच्छे खासे घराने से आती थी, उनके ऊपर और बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में रिसर्चेज़ रहे हैं। तो इस कारण से भी जो है ना उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फ्रॉइड्स थ्योरी वेर लार्जली बेस्ड ऑन द स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, मोस्टली वेल्दी यूरोपियन वुमेन। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट हिज आइडिया आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मतलब देखो, अब ये कहा जा रहा है कि अब जो वियना की अच्छे खासे घराने की फीमेल्स हैं, अब उनका जो कंडीशन हो गया और जो गरीब झोपड़पट्टी में रह रहा है या फिर जो मिडिल क्लास है उसका कंडीशन हो गया, सबके अलग अलग कंडीशंस हैं। तो आखिर एक सिर्फ लिमिटेड ग्रुप पर आप स्टडी करके आपने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया, तो ये भी जो है ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग या फिर बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म का कारण बनता है। तो ये थी हमारी ओवरऑल लेक्चर सिगमंड फ्रॉइड के वर्क के ऊपर, एंड दिस वाज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो दैट आई एम पब्लिशिंग ऑनलाइन। तो देखो यार, मेजरली ये है ना कि हुआ ये कि आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई ओन थाट्स, और आई नो कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे जो कि इस चीज़ से रिलेट कर रहे हों, और इतना ज़्यादा मतलब खुद में ही प्रॉब्लम होने लगा कि मैंने इसके कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो मुझे जो है अपना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी के साइड में दिखा, तो इस कारण से मैं इस साइड में आया। और जब मैं साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था तो मैं सिगमंड फ्रॉइड के वर्क के अक्रॉस आया, और इनकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने देखी, और मैंने सोचा कि यार इतना जब मैंने पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें देखी, तो अब क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए इनके ऊपर। और मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जो है ना इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी ने भी नहीं बताया है। एंड इफ़ यू आर समवन, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि अगर भाई देखो, भाई या बहन जो भी हो, अगर तुम अपने थॉट्स से स्ट्रगल कर रहे हो ना, या फिर तुम्हारे कुछ बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स रहे हैं चाइल्डहुड में जो कि तुम क्योर करना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि चलो ये सिगमंड फ्रॉइड का वर्क हुआ या फिर कार्ल यूंग का वर्क हुआ, इन सब को स्टडी करो। और जैसे अभी मैंने जितनी चीज़ें बताई, व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब इसमें से जो है ना देखो, नोट्स बनाओ, अपना एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस, और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है ना तुम इसमें से रिलेट कर सकते हो कि तुम्हारे कौन से लाइक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कहाँ पर प्रॉब्लम रही है, और अब जो वो प्रॉब्लम रही है तो अब तुम उसे जो है सॉल्व करने के लिए या फिर उसे क्योर करने के लिए या फिर उसे छुपाने के लिए कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो। और जब तुम एक बार अवेयर हो जाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या फिर अगर तुम किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो, लाइक तुम ओवर एक्सेस फ़ोन देखते हो या फिर पॉर्न देखते हो या फिर नशा वगैरह करते हो, तो फिर साइकोलॉजी को समझने के बाद जो है ना तुम उस वॉइड को, जिस वॉइड को तुम एडिक्शन या फिर किसी भी बैड हैबिट से फुलफिल कर रहे हो ना, उसे तुम लाइक क्योर कर सकते हो, मतलब उसे तुम सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस वाज इट फॉर today's lecture, and if something else you want me to explain then comment down below। और एक वीडियो जो है, एक डिटेल्ड वीडियो कार्ल यूंग के वर्क पर भी आएगी, और जो भी सिगमंड फ्रॉइड के रिलीजन के ऊपर कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो मैं एक दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए, और हो सकता था कि बहुत सारे लोग जो ये पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो, तो इस कारण से मैंने सोचा कि उसे एक सेपरेट वीडियो में ही रखा जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बी रैशनल।